हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोम, टॉम और मशीन डिज़ाइन के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपका जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम है रिसेंटली, उसमें ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन द लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड इज। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि किसी बॉडी के अंदर स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है। आपको स्ट्रेस दिया गया है सिग्मा, उसका वॉल्यूम जो है वो आपको वी दिया गया है, और ई जो है आपका यंग मॉड्यूलस, जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होता है वो आपका फॉर्मूला होता है हाफ सिग्मा इंटू डेल्टा। यहाँ पे जो डेल्टा है वो क्या है? वो है आपका डिफॉर्मेशन। जैसे कि मान लो आपकी कोई एक बॉडी है, इसमें यदि मैं फोर्स लगाता हूँ, फोर्स मान लो पी लगाता हूँ, टेंसाइल फोर्स दोनों तरफ, ठीक है, तो इसके अंदर लेंथ में चेंज हो जाएगा। तो मान लो पहले एल लेंथ थी, फिर ये डेल्टा जो है डिफॉर्मेशन आ गया, तो ये जो यहाँ पे क्या है, ये डिफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हुक्स लॉ आपको पता है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू, यानी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यदि ये यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूँ तो इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, यंग मॉड्यूलस और स्ट्रेन आना जाए। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये जो चेंज इन लेंथ यानी कि डिफॉर्मेशन है वही अपने को यहाँ पे देखना है। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, सिग्मा एल अपॉन ई। तो ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। स्ट्रेन एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट एरिया जो है आपकी क्या हो जाएगी, हाफ सिग्मा इंटू डेल्टा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, सिग्मा एल अपॉन ई। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, इसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा हाफ सिग्मा स्क्वायर एल इंटू ए अपॉन ई। ये जो एल इंटू ए है ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1/2 सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन ई। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन 2 ई, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a body is subjected to two equal and opposite pulls, as the result of which the body tends to extend its length, the strain and strain। तो आपको यहाँ पे बताना है कि एक कोई बॉडी है, जैसे मान लो ये आपकी कोई रोड है, तो यहाँ पे यदि हम फोर्स लगाते हैं दोनों साइड, टेंसाइल फोर्स, क्वेश्चन में दिया गया है कि हमको जो फोर्स है वो टेंसाइल लगाना है। अब इस टेंसाइल फोर्स की वजह से अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी लेंथ जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। पहले लेंथ एल थी तो यहाँ पे डेल्टा एल हो जाएगी। तो जब इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, और डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रेन भी जनरेट हो रहा है, स्ट्रेन भी हो रहा है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन ये किस नेचर के होंगे? यदि हमारा फोर्स जो है टेंसाइल है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों जो है वो आपका क्या हो जाएगा, टेंसाइल हो जाएगा। यदि हमारा फोर्स जो है वो कंप्रेसिबल होगा तो स्ट्रेस और स्ट्रेन भी कंप्रेसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन जो है आरआरबी जेई 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ए सर्टेन वायर स्ट्रेच 0.9 centimeter when outward force which magnitude F are applied to each end. The same force are applied to the wire of the same material but with 3 times the diameter and 3 times the length. The second wire stretches. तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या दिया गया है कि एक रोड है या फिर वायर है, ये वायर है आपका, तो ये जो वायर है इसके लेंथ जो है आपकी एल है और इसका जो डायामीटर है वो डी है। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, एफ फोर्स अप्लाई किया, टेंसाइल फोर्स। तो इसकी जो लेंथ चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, 0.9 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब सेम मटेरियल का दूसरा वायर है,
ये जो आपका वायर है ये सेम मटेरियल का है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द सेम फोर्स आर अप्लाइड, यानी कि हमको फोर्स जो है वो सेम ही लगाना है। तो ये फोर्स सेम लगा दिया हमने, लेकिन क्या है, ये जो आपका वायर है इसका जो डायामीटर है वो पहले वाले डायामीटर के 3 टाइम्स है, और इसकी जो लेंथ है वो भी क्या है 3L है, यानी कि पहले वाले की 3 गुना। तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन कितना आएगा, तो डिफॉर्मेशन जो है, तो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है आपका PL/E, यानी कि P यानी कि फोर्स, तो मैं F कर देता हूँ यहाँ पे फोर्स, FL/AE। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप हुक्स लॉ से निकाल सकते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी है। तो यहाँ पे ये जो डिफॉर्मेशन कितना आया इस FL/AE की वजह से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FL/एरिया। एरिया क्या होता है 5/4d² इंटू E, तो ये आपको वैल्यू दे रखी है 0.9। ये मान लो Δ1 है पहले वाले वायर के लिए। सेकेंड वायर के लिए मैं Δ2 लिख देता हूँ। F तो सेम ही है, L जो है वो कितनी है 3 टाइम्स है, अपॉन एरिया है π/4d²। D कितना है 3D है, और E सेम है, क्योंकि मटेरियल सेम है तो E भी सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका FL/π/4d² इंटू E, इतना तो सेम ही आ जाएगा। ऊपर क्या है 3 है, और इस 3 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका कितना है, ये फॉर्मूला है आपका Δ1, और ये आपका हो जाएगा 3, तो Δ1/3, यानी कि जितना उसके अंदर डिफॉर्मेशन हुआ था 0.9 उसका 1/3 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉइजन रेशियो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस E टू द शियर मॉड्यूलस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। 3 फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। कौन सा, एक तो होता है जो आपका यंग मॉड्यूलस E होता है, E इजिकल्स टू 2G1+μ, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे इसी का आपको पूछा गया है E और G का रेशियो, तो E/G क्या हो जाएगा आपका 2 1+μ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका E इजिकल्स टू 3K1-2μ। देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले जो हैं बहुत ही सिंपल हैं, और एग्ज़ाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद कर लेने हैं, 2-3 बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला है E इजिकल्स टू 9kg/3K+G। यहाँ पे जो आपका K है वो क्या है बल्क मॉड्यूलस, और E आपका यंग मॉड्यूलस हो गया, और G है शियर मॉड्यूलस। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, तो कोई भी आपको पूछे आप इजीली आंसर दे पाएंगे। A body is subjected to principal stress at a point having value as 200 megapascal and 100 megapascal respectively. What is the value of maximum shear stress? तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है। तो जो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस है σ1 कह सकते हैं या सिग्मा मैक्स कह सकते हैं। σ1 की वैल्यू आपको दे रखी है 200 मेगापास्कल, और σ2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 100 मेगापास्कल। तो आपको पूछा क्या गया है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यानी कि टॉप मैक्स की वैल्यू आपको पूछी गई है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो SSC JEE 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पे टॉप मैक्स जो है यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो σ1 - σ2/2 होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, जैसे ये जो है मोहर सर्कल से हम निकालते हैं। तो मोहर सर्कल में हम क्या देखते हैं, जैसे मान लो ये आपका सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी σ1 की, और यहाँ से लेके यहाँ तक σ2 की हो जाएगी। और ये जो इसकी रेडियस होती है, यानी ये तो टोटल हो गया डायामीटर, इसका आधा रेडियस हो जाएगा, तो मैं ये हो जाएगा आपका टॉप मैक्स। तो टॉप मैक्स इज इक्वल्स टू σ1 - σ2। देखिए यहाँ पे σ1 - σ2 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की, और इसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। यानी कि मोहर सर्कल की जो रेडियस होती है
वही क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और ये कब होता है, जब सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेस दे रखे हो, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 200 माइनस 100 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 50 मेगा पास्कल। क्योंकि मेगा पास्कल में दे रखा है तो आंसर भी मेगा पास्कल में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए डाउनवर्ड वर्टिकल लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन एक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑन ए 1 मीटर लॉन्ग बीम, दिस बीम सिंपली सपोर्टेड एट बोथ एंड। तो यहाँ पे आपको कौन सी बीम दे रखी है, वो दे रखी है आपकी सिंपली सपोर्टेड। द वर्टिकल रिएक्शन एट द लेफ्ट एंड इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में और पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम वो होती है जो एक तरफ से तो हिंज होती है और दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट होता है। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 1 मीटर। ये 1 मीटर हो गई। और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी इस पे तो आर ए आ जाएगी। और यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी, ये टोटल यहाँ से ले लेना है, कोई गलत नहीं समझ लो आप, तो आर बी आ जाएगी। ठीक है। और आपको जो पॉइंट लोड लगाना है कितना 10 न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन का, वो कहाँ पे लगाना, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो यानी कि यहाँ से लेके आपको 40 सेंटीमीटर, यानी मैं कह सकता हूँ 0.4 मीटर। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट लोड लगाना है कितना 10 किलो न्यूटन का। ये 10 किलो न्यूटन का आपने फोर्स लगा लिया। तो यहाँ पे तो इधर डिस्टेंस कितनी रह गई 0.6, ये आपकी आ गई 0.6। अब आपको निकालना क्या है, वर्टिकल रिएक्शन एट द लेफ्ट एंड इज। तो लेफ्ट एंड यानी कि आपको ए पॉइंट की रिएक्शन निकालनी है। तो जब भी आपको जिस पॉइंट की निकालनी हो तो दूसरे अपोजिट साइड पे आप मूवमेंट ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग मूवमेंट एट रिएक्शन बी। तो यहाँ मैं बी जो पॉइंट है यहाँ से मूवमेंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो 10 किलोमीटर है ये इसको बीम को किस साइड में घुमा रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज। और आर ए जो है ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो आर ए जो है वो कितनी डिस्टेंस पे 1 मीटर पे, और माइनस हो जाएगा क्योंकि ये जो क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो 10 इंटू कितना डिस्टेंस पे 0.6 इज इक्वस टू 0। टोटल मूवमेंट क्या हो जाएगा, टोटल मूवमेंट एट बी इज इक्वस टू 0। तो आर ए इज इक्वस टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.6 यानी कि 6। अब ये किलो न्यूटन में दे रखा है तो आंसर भी किलो न्यूटन में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ऐसे क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान लेंथ एल कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 2.0 किलो न्यूटन पर मीटर and has a diameter of 75 mm. The maximum value of bending stress produced is 8.5 kilonewton into meter. What is the value of span length? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और यदि आपको नहीं आता है तो आपको सॉल्यूशन देखना है। अभी हमने डिस्कस किया था सिंपली सपोर्टेड। तो आपको सिंपली सपोर्टेड पता चल गया कि एक तरफ जो है आपका हिंज सपोर्ट होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, रोलर सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे पहले पॉइंट लोड था, लेकिन अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्म पूरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी जो इंटेंसिटी है कितनी है 2.0 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आपको दे रखा है। और जो इसकी लेंथ है वो एल है, ये आपको पूछी गई है। और इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा, अब देखिए जो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, यदि हम यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं तो सिंपली सपोर्टेड बीम का जो यदि यूडीएल लगा होता है तो बेंडिंग स्ट्रेस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा आपके मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। मैक्सिमम कितना हो जाएगा WL²/8। ये कैसे निकालते हैं, ये
इसका डेरिवेशन हम और कभी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सिंपली सपोर्टेड के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है इसके सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा और ये कितना हो जाएगा WL²/8। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 8.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो आपको W यहाँ पे क्या है लोड पर मीटर, तो कितना दे रखा है 2। L² आपको पूछा गया है अपॉन 8 = 8.5। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि L² = 8.5 × 4। और इसको आप सोल्व करोगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू आपके आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, तो पॉइंट हट जाएगा और 34 हो जाएगा। यानी कि ये देखिए 36 से थोड़ा सा कम है, 36 होता तो वैल्यू आ जाती है आपके 6, लेकिन ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं तो 5.8 है, क्योंकि 6 से थोड़ा सा ही कम है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड डज नॉट एक्ट ऑन द कंसिडरेबल लेंथ ऑफ द बीम। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है ऐसा कौन सा लोड है जो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि डज नॉट एक्ट ऑन दी कंसिडरेबल लेंथ, यानी कि जितनी लेंथ है उस पे। तो पहला किया गया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिए कोई भी आपकी बीम है, मान लो ये, और ये सिंपली सपोर्टेड हो सकती है, कैंटिलीवर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अभी हमने देखा था ये आपका होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी कि यदि L लेंथ है तो पूरी L लेंथ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि ये लेंथ पे डिपेंड करता है, आधी लेंथ पे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ के अलोंग होता है। ट्राइंगुलर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर कैसा होता है, ये आपका ट्राइंगल की शेप में, और यही आपका क्या होता है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, ये जो ऑप्शन आपको डी दिया गया है, और ये ट्राइंगुलर भी इसी को बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, यानी कि यहाँ पे 0 है और धीरे 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 इंक्रीज होता हुआ मैक्सिमम दूसरे एंड पे होता है, यानी कि ये भी लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये तो लगभग दोनों सेम ही हो गए, इसलिए ट्राइंगुलर शेप में होता है और इसी का नाम क्या है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। पॉइंट लोड क्या होता है, पॉइंट लोड यानी किसी पॉइंट पे लगा हुआ है, ये आपकी यदि बीम है तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे लगा हुआ है, तो लेंथ कितनी है इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये सिर्फ पॉइंट पे लगता है, तो लेंथ पे डिपेंड कौन सा नहीं करता, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, पॉइंट लोड। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन दोस्तों को शेयर करें जो आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको शेयर करें, बाकी हर जगह आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए शाफ्ट शोन इन द फिगर रोटेट एट द रेट ऑफ 100 रिवोल्यूशन पर मिनट against a constant torque of 1000 न्यूटन इंटू मीटर। द पावर रिक्वायर्ड टू रोटेट द शाफ्ट इज। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो पावर है वो कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये इसरो में पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पावर का। पावर का फॉर्मूला सिंपल होता है P बराबर ओमेगा इंटू टी, या ओमेगा की वैल्यू होती है आपके 2πn/60 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा T, यानी आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं पावर का फॉर्मूला P = 2πnt/60। T यहाँ पे क्या है टॉर्क है, N जो है आपकी स्पीड है, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, N की वैल्यू कितनी दे रखी है, N की वैल्यू आपको दे रखी है 100 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो यहाँ पे 100 आ जाएगी अपॉन 60 इंटू 1000 आपका टॉर्क है। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देखना है आपको, देखिए किलोवाट में दे रखा है, तो ये जो 1000 है ये तो किलो में चला जाएगा और आपको बस इतना सा सोल्व करना है, तो ये आपकी वैल्यू जो है ये आ जाएगी आपके 10.47 1000 तो किलो में चला गया तो किलो वाट, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स जो टेक्निकल के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं आपको, लेकिन यदि आप कंसेप्ट से चलते हैं, आपको फॉर्मूला याद है और यदि आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं तो आपको ऐसे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि मैं कुछ और करूं। यदि आपको क्वेश्चन गलत हो रहे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप अच्छी जगह से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें और कंसेप्ट के साथ में पढ़ें, तब आपको टेक्निकल में इंटरेस्ट आएगा। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो क्या है थोड़ा लेंथी हो जाता है, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसका
न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, तो आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन ए 4 बार चेन मैकेनिज्म देर आर 4 लिंक एंड 4 टर्निंग पेयर। इफ 1 लिंक इज फिक्स्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म इज। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। तो एक कुर्ज़बेक फॉर्मूला होता है, नाम आप याद रखो या ना रखो, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। F इजिकल्स टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। अब यहाँ पे ये L J H क्या है, तो L जो है वो है नंबर ऑफ लिंक, और इस क्वेश्चन में आपको कितने दे रखे हैं लिंक, यहाँ पे आपको 4 दे रखे हैं। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और J यहाँ पे है नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर, और नंबर ऑफ पेयर आपको कितने दे रखे हैं, वो भी आपको 4 दे रखे हैं। और H जो होता है आपका होता है हायर पेयर, हायर पेयर, और हायर पेयर की यहाँ पे बात की नहीं गई है, इसका मतलब H की वैल्यू 0 हो जाएगी। 3L माइनस 1, तो L की वैल्यू है 4, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 8, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1। यदि किसी मैकेनिज्म में चेन की वैल्यू 1 आती हैं तो ये होता है आपका काइनेमेटिक चेन, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि 1 आती हैं तो उसको हम कौन सी चेन बोलेंगे, काइनेमेटिक चेन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है, F इजिकल्स टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। इसको आपको 2-3 बार बोलना है, आप आंसर इजीली कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बी क्वेश्चन क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑब्टेन इन द मैकेनिज्म शोवन बिलो। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया कि F इजिकल्स टू क्या होता है 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लिंक कितने हैं और नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, और हायर पेयर तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो वो तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने दोबारा ऐसा लिया है, ये SSC JEE में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ये जो आपका लिंक है, ये तीनों लिंक आपस में कनेक्टेड है, इसका मतलब इसको हम एक ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिंक जोड़ना है। कितना जोड़ना है लिंक, देखिए एक आपका ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, और ये जो है आपका एक ही लिंक है। कितना हो गए टोटल 6 लिंक हो गए। तो L की वैल्यू तो आपके 6 आ गई। अब जो आपको पेयर जो है वो देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है यहाँ से। ये आपका यहाँ पे 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 5 तो आपके पास बाइनरी पेयर हो गए। लेकिन यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 3 लिंक आपस में कनेक्टेड है, तो ये बाइनरी नहीं है, ये टर्नरी है। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इस वीडियो में दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, एक टर्नरी लिंक जो पेयर होता है, टर्नरी पेयर, वो जो है 2 बाइनरी पेयर के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसको कितना काउंट करेंगे हम, 2 करेंगे। तो ये जो आपका पेयर है ये बाइनरी पेयर होता है, बाइनरी पेयर। यदि टर्नरी आ रहा है तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जॉइंट कितने हो गए, सॉरी ये पेयर कितने हो गए आपके, तो पेयर हो गए आपके 7 ना कि 6। जल्दीबाजी में आप यदि काउंट करोगे तो 6 आएगा और आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे 3L माइनस 1, L की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 माइनस 1 5 माइनस 2J, तो ये आपका हो गया 7, और माइनस हायर पेयर 0 है, तो ये हो गया आपका 5 3 15, और ये हो गया 14। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी वैल्यू आपके 1 आ रही है, यानी कि ये भी एक क्या है, काइनेमेटिक चेन है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये ध्यान रखने की है कि ये जो पेयर है ये टर्नरी पेयर है, और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक टर्नरी पेयर में 2 बाइनरी पेयर होते हैं। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन फॉर 6 लिंक मैकेनिज्म इज। तो यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर बताने हैं।
तो आपको लिंक कितने दे रखे हैं, लिंक आपको 6 दे रखे हैं। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, n(n-1)/2 होता है, n(n-1)/2। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ लिंक। तो नंबर ऑफ लिंक आपको दे रखे कितना, 6, तो 6 - 1 5/2, तो ये कितना हो जाएगा, 15 वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन यहाँ पे आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये IES में भी पूछा गया है, DDA JEE में भी पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर का फॉर्मूला याद रखना है, I = n × n-1/2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए सर्कुलर सॉलिड डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 20 mm, radius 200 mm and mass 20 kg is used as flywheel. If it's rotate at 600 rpm, then the kinetic energy of flywheel is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पंजाब इरिगेशन JEE में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपके यदि मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील, तो ये होता है आपका ½I⍵²। यहाँ पे I क्या है, I आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि मैं मास के रूप में निकालता हूँ तो I = mk² होता है। k जो यहाँ पे है ये है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। लेकिन यदि मैं बात करूँ सॉलिड डिस्क की, तो ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन से आ जाएगा mr²/2। देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो याद निकालना आता होगा, और यदि नहीं आता है तो आप जैसे सॉलिड डिस्क है, होलो डिस्क है, 2-3 आप याद रख सकते हैं, ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते। तो यहाँ पे mr²/2 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 किलोग्राम, और r की वैल्यू आपको यहाँ पे है 200 mm है। लेकिन हमको किस में लेना है, इसको मीटर में लेना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 0.4, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, m तो है तो किलोग्राम, और रेडियस है तो मीटर, तो किलोग्राम × मीटर²। यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ गया। अब हमको क्या निकालना है, ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ये तो आप सभी को पता है, 2πn/60 होती है। तो 2πn की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600/60, तो ये आपका हो जाएगा 20π। अब आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करना है 1/2 0.4 × 20π। बस आपको इसको सोल्व करना है, और वैल्यू यहाँ पे आपके आ जाएगी लगभग 789.57 जूल, जो कि लगभग है आपके 790 जूल, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है, 12I⍵²। फ्लाईव्हील की जो काइनेटिक एनर्जी होती है 12I⍵² होती है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना आना चाहिए, ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको बस ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है, और ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं। द स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर इज़, तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर कौन से हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं गवर्नर किस किस टाइप के होते हैं। तो गवर्नर मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और दूसरा आपका इनर्शिया गवर्नर। इनर्शिया गवर्नर का कोई टाइप नहीं होता। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर 3 टाइप का होता है, पेंडुलम, ग्रेविटी लोडेड और स्प्रिंग लोडेड। और पेंडुलम में आपका है वॉट गवर्नर, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो आपका वॉट गवर्नर है ये कौन से टाइप का है, पेंडुलम टाइप का। और ग्रेविटी लोडेड यानी कि हम इस पे जो वाट गवर्नर होता है उसमें यदि हम मास जोड़ देते हैं, डेड वेट, तो ये आपका एक पोर्टर गवर्नर और एक प्रोवेल गवर्नर हो जाता है। और तीसरा टाइप है आपका स्प्रिंग लोडेड में आपको 4 नाम याद रखने हैं, हार्टनल, विल्सन हार्टनल, हार्टन और पिकरिंग। ये पिकरिंग एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं हार्टनल, हार्टन और पिकरिंग, यानी ये तीनों जो है ये क्या है, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये जो
ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से टाइप के गवर्नर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर इज 0.28, द मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड इज 80 rpm and the mean equilibrium speed is 70 rpm, then the minimum equilibrium speed is। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंसिटिविटी पूछा गया है, सेंसिटिविटी दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में आपको यदि सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पता है तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड अपॉन मीन स्पीड। मीन स्पीड है वो हम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये मीन स्पीड होती है। तो सेंसिटिविटी आपको कितनी देर की है, 0.28 देर की है। मैक्सिमम कितनी देर की है, 80 देर की है। मिनिमम आपको निकालना है अपॉन ये आपकी मीन कितनी देर की है, ये आपको डायरेक्ट 70 देर की है। तो 80 माइनस एन मिनिमम इज इक्वल्स टू 0.28 इंटू 70। तो ये कितना हो जाएगा, 70 को 0.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 19.6। तो एन जो आपका मिनिमम है ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60.4, यानी कि लगभग आपका कितना आ रखा है, 60 आ गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेंसिटिविटी होती है रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड, यानी कि रेंज, ये डिफरेंस जो है वो क्या शो को कर रहा है, ये रेंज को शो कर रहा है, यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम में अपॉन मीन स्पीड। मीन यानी कि दोनों को ऐड करके आप डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो ए और बी का मीन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी अपॉन 2, तो ये मीन होता है। तो रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड, तो ये क्या होती है आपकी सेंसिटिविटी। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। डैश इज रिवर्स ऑफ डायामेट्रल पिच। देखिए 3 चीज़ें होती है, एक डायामेट्रल पिच, एक सर्कुलर पिच और एक मॉड्यूल होता है। तीनों के आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। ये आपके कहाँ पे होता है, ये गियर के अंदर होता है। तो मैं ये चीज़ आपको बता दूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डायामेट्रल पिच की। डायामेट्रल पिच, इसको हम पी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी डी इक्वल्स टू टी बाई डी होता है। टी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टीथ, यानी कि गियर के अंदर कितने टीथ है और उसका जो डायामीटर कितना है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं डायामेट्रल पिच। एक होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। m बराबर होता है आपका d बाई टी। इसका मतलब m बराबर क्या हो जाएगा, 1/pd। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायामेट्रल पिच जो होता है उसका रिवर्स क्या होता है। उसका रिवर्स होता है आपका मॉड्यूल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको पूछ ले सर्कुलर पिच क्या होता है, सर्कुलर पिच जो होता है इसको हम पी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक पाई एक्स्ट्रा आ जाता है, पाई डी बाई टी होता है, पाई डी बाई टी। इसको यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं पाई, ये डी बाई टी क्या हो जाएगा, मॉड्यूल हो जाएगा। तो पाई इंटू एम जी भी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ये गियर के फॉर्मूले हैं। ए रिवेट इज स्पेसिफाइड बाय, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेंक डायमीटर, टाइप ऑफ लोड, लेंथ ऑफ रिवेट या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में ये रिवेट दिख रहा होगा। रिवेट हम परमानेंट फास्टनिंग के में यूज़ करते हैं। परमानेंट फास्टनिंग यानी कि एक बार जैसे मान लो आपने, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये आपने फ़ैन देखा होगा, ये आपका फ़ैन है और यहाँ ये जो फ़ैन है इस यहाँ पे देखिए 3 आपके यहाँ पे रिवेट लगे होते हैं, परमानेंट है। ये इसको जोड़ते हैं वो तो एक अलग है, लेकिन ये जो इसके ऊपर लगे रहते हैं 3 रिवेट हर पंखे के ऊपर, पंखे की ये जो होती है ना, तो यहाँ पे लगे रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिवेट। ये परमानेंट फास्टनिंग में काम आते हैं। और किसी भी रिवेट को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, उसके सेंक डायामीटर से, यानी कि ये जो डायामीटर होता है इसको हम सेंक डायामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द थिकनेस ऑफ ए बॉयलर प्लेट इज 16 mm, देन डायमीटर ऑफ रिवेट यूज्ड इन द बॉयलर इज। तो यहाँ पे आपको थिकनेस दी गई है और आपको डायमीटर बताना है। जब भी बात होती है बॉयलर की तो एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, उस फॉर्मूले का नाम है अनविन फॉर्मूला। अनविन फॉर्मूला,
अनविन फॉर्मूला क्या है, जो डायमीटर और थिकनेस के बीच में रिलेशन बताता है। डी बराबर आपका हो जाएगा 6√t। टी यहाँ पे है थिकनेस, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेंगे या फिर ये ऐसे न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, एसएससी जेई का है, तो बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। 16 का जो रूट है आपका 4 हो जाएगा, 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन कुछ नहीं है यहाँ पे बस आपको यदि फॉर्मूला पता है d बराबर 6√t, ये बॉयलर के अंदर यूज़ होता है डायमीटर और थिकनेस के बीच में। आपको ये भी पूछ सकते हैं बॉयलर के अंदर यदि हमको डायमीटर और थिकनेस के बीच में रिलेशन निकालना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। 4 नाम दे देंगे, तो आपको याद रखना है अनविन फॉर्मूला रिलेटेड टू बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट m एंड ट्विस्टिंग मोमेंट t, देन द इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक आपको इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट पूछ सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एक आपको पूछ सकते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो यदि मैं बात करूं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की, तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है ME इक्वल टू हो जाएगा हाफ m प्लस √m² प्लस t²। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के लिए। और यदि मैं बात करूं इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट की, तो ये आपका हो जाएगा m² प्लस t²। m यहाँ पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट, और t है ट्विस्टिंग मोमेंट, लेकिन पूछा गया है इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसरो में पूछा गया था। बस आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, आप इजीली आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द मोस्ट कॉमनली यूज स्प्रिंग फॉर ट्रक्स, ट्रेलर एंड रेलवे कैरेज इज हेलिकल स्प्रिंग, एक्सटेंशन स्प्रिंग, कंप्रेशन या फिर लीफ। जब भी बात आती है ट्रक्स की, गाड़ियों की, जहाँ पे हैवी लोड होता है, तब आपको आंसर होना चाहिए लीफ स्प्रिंग। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो आपकी स्प्रिंग है, ये यहाँ पे आपने सबने देखी होगी ये स्प्रिंग, इसको हम बोलते हैं लीफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। हमने 20 क्वेश्चन तो डिस्कस किए, लेकिन बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए, और आप उन दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स को बताइए। और यदि फ्रेंड्स आप टेस्ट IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे एक ज्वाइन बटन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ आपको मशीन डिज़ाइन के भी वीडियो मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको जानकारी भी मिल जाएगी, और आप टेस्ट IQ को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।